हेलो डियर स्टूडेंट्स, हिंदी की कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज की कक्षा में हम एक नए आधुनिक कविता का अध्ययन करेंगे जिसका शीर्षक है तोड़ती पत्थर। इस कालजयी कविता के जो कवि हैं वह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। इस महाप्राण सूर्यकांत त्रिपाठी जी का जन्म 1896 में 1896 में बंगाल के महिषादल के मिदनापुर में हुआ था। अल्पायु में ही माता को खोने के पश्चात पत्नी तथा पिता के असामयिक मृत्यु ने इनके जीवन को बहुत ही संघर्षशील बना दिया था। गरीबी से जूझते हुए, तिरस्कार का सामना करते हुए इन्होंने अपने साहित्यिक रचना को जारी ही रखा। कविताओं में जो छंद होते हैं उन छंदों का बंधन तोड़कर काव्य की रचना करने वाले प्रथम कवि निराला जी जाने जाते हैं। इन्होंने कहानियाँ, कविताएं, उपन्यास, निबंध आदि सभी प्रकार के रचनाओं को करने के पश्चात भी यह महत्वपूर्ण रूप से एक कवि के रूप में ही जाने जाते हैं। यहाँ पर अपने जीवन की जो विषाद है, दुख हैं या फिर पीड़ा है, उन्होंने अपनी कविताओं में उसको दिखाने का प्रयास किया है। इनकी प्रमुख रचनाएं देखिए। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं परिमल, गीतिका, अनामिका, अर्चना, आराधना, कुकुरमता, राम की शक्ति पूजा और तुलसीदास आदि। सुकुल की बीबी, चमेलिया आदि भी इनके महत्वपूर्ण कहानियाँ संग्रह हैं। निराला के जो काव्य हैं उस काव्य में कथ्य और शिल्प की दृष्टि से वैविध्यता को हम देख सकते हैं। इनके काव्य में मानवतावाद, भक्ति, श्रृंगार और प्रकृति के जो संबंधित भाव होते हैं उन भावों को उन्हें बहुत ही अच्छी तरह से चित्रित करने का काम किया है। निराला जी की जो भाषा है वो ओजपूर्ण है, प्रवाहपूर्ण है, गरिमा और कसक इनके काव्य में हम देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए छात्रों, बहुत ही लंबे समय से समाज में दो तरह के वर्ग हम देख पाते हैं, एक शोषक और एक शोषित। शोषक वह वर्ग है जो पूंजीवादी और शोषक वर्ग वह है जो गरीबों का, मजदूरों का शोषण करता है। और शोषित वह वर्ग है जो हीन, दीन, गरीब, मजदूर लोग अभाव में और दीनता में ही अपने जीवन को खत्म कर देते हैं। पीढ़ियों से चले आ रहे हैं इन दो वर्गों की और बच्चों का ध्यान आकृष्ट करने का काम यह कविता करती है। कवि ने इस कविता के अंदर जो शोषक वर्ग हैं उनके अन्याय को, अत्याचार को दिखाना और साथ ही शोषित वर्ग के प्रति सहानुभूति व्यक्त करना ही इस कविता का उद्देश्य है। कवि को शोषित वर्ग के प्रति अपार संवेदना है। इस संवेदना को हम इस कविता के अंदर देख पाते हैं। यहाँ पर देखिए, ऐसे हमारे समाज में, ऐसे रोज़मर्रा के जीवन में ऐसे बहुत सारे दृश्य हम देख पाते हैं। गरीब, मजदूर, भीख मांगने वाले लोग, कूली लोग, साथ ही पत्थर तोड़ने वाले लोगों को हम आसपास देख पाते हैं। यहाँ पर देखिए, कवि को ऐसे एक मजदूर स्त्री के दुख, दर्द से इतना उनको हिला दिया है कि ऐसा लगता है जैसे कवि ने उस मजदूर स्त्री के दुख को, पीड़ा को अनुभव किया है और उन्होंने इस कविता में उसका वर्णन किया है। यहाँ पर देखिए, प्रस्तुत कविता में सड़क पर पत्थर तोड़ने वाली एक साधनाहीन और असहाय नारी का उन्होंने बहुत ही अति सजीव चित्र खींचा है। गर्मियों के दिन थे, तपती दोपहर में अपने परिवार से दूर सड़क पर पत्थर तोड़ने का वो काम कर रही हैं। क्यों ऐसा काम कर रही हैं? क्योंकि उसे अपने परिवार का पालन पोषण करना है। एक मजदूर स्त्री है, उसको तपती हुई दोपहर में चिलचिलाते धूप में काम करना पड़ रहा है, और दूसरा एक पूंजीवादी शोषक वर्ग है जो ऊंचे ऊंचे महलों में फैन लगाकर, एसी लगाकर आराम से अपना जीवन यापन कर रहा है। इतना अंतर कैसे समाज में है? यहाँ पर देखिए, समाज में जो आर्थिक और सामाजिक विषमता है उसकी ओर ज्ञान आकृष्ट कराना ही इस कविता का उद्देश्य रहा है। देखिए, मैं क्या करती हूँ, एक एक पैराग्राफ को पढ़ते हुए उसका भावार्थ आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। यहाँ पर और एक पहले बात बताती हूँ
इस कविता के अंदर कवि ने समाज की जो आर्थिक सामाजिक विषमता है उसकी ओर ध्यान आकर्षित किया है। एक मजदूर ने का पत्थर तोड़ने वाले एक मजदूर स्त्री की विवशता का वर्णन किया है, उसकी सौंदर्य का वर्णन किया है, उसकी विवशता का मूक वेदना का वर्णन किया है। और ऐसे ही दलित, पीड़ित और निसहाय जो लोग हैं, मजदूर लोग हैं, उनके प्रति सच्ची सहानुभूति को व्यक्त करना ही कवि का उद्देश्य रहा है। कविता को मैं पढ़ती हूँ, उसका विश्लेषण करती हूँ। देखिए बच्चों, वह तोड़ती पत्थर देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर, वह तोड़ती पत्थर। कवि क्या कहते देखें, कवि ने एक पत्थर तोड़ने वाली स्त्री को इलाहाबाद के पथ पर देखा था। कवि ने एक पत्थर तोड़ने वाली स्त्री को इलाहाबाद के पथ पर देखा था। वह क्या कर रही थी? पत्थर तोड़ने का काम कर रही थी। सड़क वगैरह बनाने के लिए पत्थरों को, बड़े बड़े जो पत्थर होते हैं उसको राशि रखा जाता है, उसको गरीब लोग जो होते हैं, मजदूर लोग, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में कट करते हुए वहाँ पर ढेर लगाते हैं, तो उनका वो काम होता है। तो वह लेखक ने ऐसे एक महिला को देखा जो इलाहाबाद के पथ पर पत्थर तोड़ते हुए बैठी थी। कोई न छायादार पेड़ वह जिसके तले बैठी हुई स्वीकार, श्याम तन भर बंधा यौवन, नत नयन प्रिय कर्मरत मन। वो जहाँ पर बैठी थी वहाँ पर कोई छायादार पेड़ नहीं था, छाया देने वाला पेड़ नहीं था वहाँ पर। वह ऐसे पेड़ के नीचे भी नहीं बैठी थी जहाँ पर कोई छाया दे सके, उसको थोड़ी सी शीतलता प्रदान कर सके। वह बीच सड़क में ही बैठी थी और अपनी इस विवशता को, अपनी इस परिस्थिति को उसने स्वीकार कर लिया था कि यहाँ पर कोई पेड़ नहीं है, कोई छाया नहीं है जिसके तले बैठकर मैं कोई पत्थर तोड़ने का काम कर रहा है, तो यहाँ पर धूप है, उस धूप में ही बैठकर मुझे पत्थर तोड़ना है। इस बात को उसने स्वीकार कर लिया था मन से। उसका वर्णन क्या है, उसके सौंदर्य का वर्णन क्या है, देखें उस मजदूर स्त्री का। उसका जो रंग था वो सांवला था। श्याम तन, तन का मतलब है उसका शरीर, उसके शरीर का रंग सांवला था। भर बंधा यौवन, मतलब वो पूरे यौवन से भरी हुई थी, जवानी में थी वह। नत नयन, नत नयन मतलब उसने आंखें झुकाकर काम कर रही थी, वह अपनी आंखों को नीचे झुकाकर काम कर रही थी। प्रिय कर्मरत मन, जो काम करती पत्थर तोड़ने का, उस काम को करने में वो बहुत ही प्रियता से कर रही थी, मग्न होकर कर रही थी, न कि किसी विवशता से, किसी ज़बरदस्ती से वो काम कर रही थी, बल्कि जो काम कर रही थी पत्थर तोड़ने का, उस काम को करने में उसको बहुत ही आनंद का अनुभव हो रहा था, मतलब बहुत ही प्यार से मग्न होकर उस काम को वो कर रही थी। गुरु हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार, सामने तरु मालिका अट्टालिका प्राकार। यहाँ पर देखिए गुरु हथौड़ा मतलब बड़ा सा हथौड़ा, हैमर कहते, देखिए बड़ा सा हथौड़ा उसने अपने हाथ में रखा था। उस बड़े से हथौड़े को वो उस पत्थर पर बार बार प्रहार कर रही थी, पत्थर तोड़ने में उस पर बार बार प्रहार कर रही थी। उसके सामने देखिए तरु मालिका, बड़े बड़े वृक्षों की कतारें हैं, पंक्तियां हैं। उसके सामने जहाँ पर वो पत्थर तोड़ रही है रास्ते पर बैठकर, उसके सामने ही थोड़ी सी अंतर पर बड़े बड़े वृक्षों की, छायादार वृक्षों की पंक्तियां हैं, कतारें हैं, और साथ ही बड़े बड़े भवने जो उसके लिए नहीं थे। वह पेड़ थे जो उसकी छाया देने के लिए नहीं थे, और बड़े बड़े इमारतें जो उसके किसी काम के नहीं थे। चढ़ रही थी धूप, गर्मियों के दिन, दिवा का तमतमाता रूप, उठी झुलसाती हुई लू, रुई जो जलती हुई भू, गर्द चिंगी छा गई, प्राया हुई दोपहर वह तोड़ती पत्थर। यहाँ पर देखिए चढ़ रही थी धूप, गर्मियों के दिन थे, धूप चढ़ रही थी, दिवा का तमतमाता रूप, दिवा का मतलब दिन का जो रूप था वो बहुत ही भयंकर था। दिन चढ़ रहा था, गर्मी बढ़ रही थी, और दिन का जो रूप था वो बहुत ही खतरनाक था, भयंकर था। उठी झुलसाती हुई लू, यहाँ पर देखिए लेखक क्या कहते हैं, शरीर को झुलसाने वाली लू उठ रही थी। लू का मतलब है गर्म हवा, लू का मतलब है गर्म हवा। शरीर को झुलसाने वाली कष्ट प्रदान हुआ गर्म हवा बह रही थी। गर्द छिनगी छा गई, यहाँ पर देखिए धूल के जो कण होते हैं वो चिंगारी के समान चारों वातावरण में, हवा में उड़ रहे थे। जो धूल के कण होते हैं वह धूल के कण चिंगारी के समान
जो आग जलाते हैं चिंगारी होती है ना, उस चिंगार के समान वातावरण में वह उड़ रही थी, चारों ओर उड़ रही थी। प्रायः दोपहर हो जाती है, फिर भी वह पत्थर तोड़ने के कार्य में मग्न थी। देखते देखा मुझे तो एक बार उस भवन की ओर देखा छिन्न तार, देखकर कोई नहीं देखा मुझे उस दृष्टि से जो मार खा रोई नहीं। यहाँ पर देखिए इस पैराग्राफ में उसकी मूक वेदना का, उसकी दीन दशा का वर्णन इस कविता पैराग्राफ में कवि ने किया है, क्योंकि विपरीत स्थिति में वो क्या कर रहे हैं, सामना करना पड़ रहा है उसको, विपरीत स्थिति का भी सामना करना पड़ रहा है। गर्मियों की उस भयंकर परिस्थिति का उसको सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर कवि कहते हैं एक बार काम करते करते वह कवि की ओर दृष्टि डालकर देखती है। देखते देखते एक बार कवि को वह आंखें उठाकर देखती है। फिर कवि को देखने के पश्चात उन भवनों की ओर देखती है, जो बड़े बड़े भवन हैं, जहाँ पर बड़े बड़े जो लोग हैं वह आराम कर रहे हैं, विश्राम कर रहे हैं, उनकी ओर भी एक बार देखती है। और कवि की ओर ऐसे देखती है जैसे टूटे हुए विवश मन से उनकी ओर देख रही है। टूटे हुए विवश मन से, छिन्न तार का मतलब क्या है, टूटे हुए विवश मन से कवि को एक बार देखती है। वह क्यों कवि को एक बार देखती है, देखिए, ताकि कवि मेरे दुख दर्द, मेरी इस विवश परिस्थिति को देखकर कोई सहायता कर सके, सहायता मुझे दे सके। इस दृष्टि से एक बार वह आशा भरी दृष्टि से कवि को एक बार देखती है। फिर वहाँ पर कोई नहीं है, मतलब मेरी सहायता करने वाला, मुझे सहायता करने वाला यहाँ पर कोई नहीं है, ऐसे भाव उसके अंदर आते हैं। और वहाँ पर कोई नहीं है, ऐसे भावना से वह क्या करते हैं, फिर से अपने काम में लीन हो जाती हैं। तब जिस प्रकार देखिए मार खाने के पश्चात भी जब कोई नहीं रोता है, मतलब उसका मन कितना प्रभावशाली हुआ होगा, देखिए उसका मन कितना अधीर हुआ होगा कि मार खाने के पश्चात भी वह नहीं रोती है। जब प्रहार कर रही थी तब उसके हाथ पर जब प्रहार पड़ता है, चोट लगती है, फिर भी वो नहीं रोती है। यहाँ पर उस मजदूर स्त्री की क्या विवशता है, देखिए कितना दुख दर्द उसके अंदर भरा हुआ है, हम देख सकते हैं। फिर भी उसको काम करना है, पैसे कमाना है, अपने परिवार का भरण पोषण करना है। आगे का देखिए, सजा सहज सितार सुनी मैंने वह नहीं जो थी सुनी झनकार, एक क्षण के बाद वह काफी सुगर, धुलक माथे से गिरे शिखर, लीन होते कर्म में फिर जो कहा मैं तोड़ती पत्थर। यहाँ पर देखें मानो उसका जो जीवन की जो पीड़ा है, दुख है, दर्द है, वो एक सितार के झनकार से तुलना कर रहे कवि। मतलब जो एक सितार की जो धुन होती है, वह धुन उसकी जीवन की पीड़ा, दुख, दर्द को वह उस सितार की झनकार से जोड़ रहे हैं। यहाँ पर देखिए कवि कहते हैं एक क्षण के बाद क्या होता है, कोई दूर कहीं से सितार बजने की जो स्वर कवि को सुनाई पड़ती, जो उन्होंने कभी नहीं सुना था। उनके जीवन में ऐसे स्वर को उन्होंने कभी नहीं सुना था जो उसके दर्द की कहानी को व्यक्त करते हैं, उसकी जीवन की पीड़ा को व्यक्त करते हैं ध्वनि के माध्यम से। कवि कहते हैं ऐसे स्वर को मैंने कभी नहीं सुना था। फिर एक क्षण के बाद वह स्त्री कांपती है, कांपने के पश्चात उसके माथे से पसीने के बूंदे धुलकते हैं, नीचे गिरते हैं, उसके माथे से पसीने की बूंदे नीचे गिरती हैं। फिर उसके पश्चात वह फिर से काम करने में, पत्थर तोड़ने के कार्य में लीन हो जाती है और कवि को ऐसे देखती है जैसे वह कह रही है कि मैं पत्थर तोड़ रही हूँ, मैं पत्थर तोड़ रही हूँ, मैं तोड़ती पत्थर, ऐसा कवि को वह कहना चाहती हूँ। यहाँ पर देखिए कवि ने शोषितों की न्याय दिलाना ही इस कविता का उद्देश्य है। शोषितों के प्रति न्याय, सच्ची सहानुभूति व्यक्त करने का काम कवि ने किया है। कर्म प्रियता को व्यक्त किया है, मजदूर से की कर्म प्रियता का व्यक्त किया है, उसके सौंदर्य का वर्णन किया है और साथ ही साथ उन्होंने क्या किया है, देखिए समाज में जो विषमता है, मतलब कुछ लोग आराम कर रहे हैं और कुछ लोगों को अपना जीवन यापन करने के लिए तपती दोपहर में भी काम करना पड़ रहा है। तो युगों युगों से समाज में जो चले आ रही जो रूढ़ियाँ हैं, परंपराएं हैं, ये जो रूढ़ियाँ हैं ये बासी हो गई हैं, जर्जर बन गई। इन परंपराओं के ऊपर ही उस मजदूरी के प्रहार पड़ रहे हैं, ऐसा लगता है। ठीक है, यहाँ इस कविता के अंदर कवि की जो एक संवेदना है वह व्यक्त होती है और साथ ही ऐसे समाज के
समाज में जो एक असमानता है, असमानता को दिखाना ही कवि का उद्देश्य रहा है। तो मेरे ख्याल से आपको यह कविता समझ में आ गई ऐसा मैं मानती हूँ। अभी अगली कक्षा में एक नई कहानी का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद। प्रिय